नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 8 अक्टूबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में 3 इश्यूज़ हैं। पहला इश्यू तो रहेगा इकोनॉमी की ग्रोथ के सामने क्या चैलेंजेस हैं। दूसरा इश्यू ये रहेगा कि कैसे हमारे देश की गरीब जनता को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं हम, क्या चैलेंजेस हैं। और तीसरा हम बात करेंगे अल्कोहल कंजम्पशन को कंट्रोल करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जानते हैं इन तीनों मुद्दों को। फर्स्ट आर्टिकल है वेइंग डाउन। देखो, ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। जैसे कि हमने कल देखा था, जो हमारा सेकंड वीडियो आता है, कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये चीज़ तो क्लियरली एक्सेप्ट कर ली गई है कि वहाँ पर मंदी आने वाली है। उसी का असर कहीं ना कहीं इंडिया पर भी देखने को मिलेगा। अब इंडियन इकोनॉमी का भी प्रॉस्पेक्ट या कहें जो प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी देखो रिड्यूस हो गई है। कैसे कि वर्ल्ड बैंक ने अभी कल डेटा रिलीज़ किया या फिर अपनी तरफ से फोरकास्ट किया कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 7.5% की बजाय 6.5% की रेट से ही ग्रो करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में सेंट्रल बैंक्स ने मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर ली, मतलब वहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट राइज कर दी। अब जैसे यूएसए के फेडरल रिजर्व की हम बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट राइज की, डॉलर्स का लिक्विडिटी कम हो गया, हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गया। एक तो ये। दूसरा, रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसका असर पड़ रहा है चारों तरफ। तो कुल मिलाकर के ये 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और, हमारे बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्पिल ओवर जो किया जा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया जा रहा है, उसका असर भी हमारे इकोनॉमिक आउटलुक पर देखने को मिल रहा है। तो बोले ये सारी चीज़ें मिलकर के ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ को कम करेगा। पर फिर भी ये एक्सपेक्टेड है कि इंडियन इकोनॉमी बाकी बड़ी इकोनॉमीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रो करेगी। पर एक वो तो है ना, कंसर्न वाली बात तो है ही कि जितना एक्सपेक्टेड था उतना कम हो गया। आरबीआई ने भी अपनी तरफ से कम कर दिया, पहले 7.2 फिर 7%, ऐसे करके रिड्यूस करता चला जा रहा है आरबीआई भी। क्या इंडियन इकोनॉमी 2022-23 में कितने परसेंट से ग्रो करेगी। ठीक है, अब अगर हम डोमेस्टिकली देखें तो बोलने को तो ये बोला जा रहा है कि इकोनॉमी जो है वो प्री पेंडेमिक लेवल पे पहुंच गई। मतलब कोविड आउटब्रेक हुआ 2020 में, 2020 से पहले जो इकोनॉमी की स्टेट थी उस लेवल तक पहुंच गया। पर देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर अभी भी स्ट्रेस में है। देखो, हमें पता है कि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर्स को सपोर्ट देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS ये स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम में एमएसएमईज को एक तरीके से कि वो कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए अपना लोन रीपे करने में, या फिर बंद ना कर दे कहीं अपने आप को। ठीक है, तो उनको सपोर्ट देने के लिए फंडिंग का एक प्रोविज़न किया गया था, लोन की व्यवस्था की गई थी। फंडिंग तो क्या कहेंगे इसको, लोन की व्यवस्था की गई थी, है ना। उसमें आप देखो 16.4% के लगभग वो जो लोन दिया गया था, वो जो क्रेडिट दिया गया था, वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। मतलब ये कि वो एमएसएमई जिन्होंने ECLGS स्कीम के अंडर में लोन लिया था वो रीपे करने में सक्षम नहीं है। एक हमारे लिए सबसे बड़ी कंसर्न वाली बात क्या आती है कि एमएसएमई जो है वो बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ बन रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमईज में। ठीक है, अगर वही क्राइसिस में चला गया तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो है। ठीक है, इसके अलावा लेबर फोर्स की बात करें तो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता पड़ रहा है कि शहरों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घट रहा है, और गाँव की बात करें तो वहाँ पर लेबर मार्केट जो है वो रिड्यूस्ड है। या फिर ये कह दो कि वहाँ पर गाँव में तो प्रॉब्लम आ रही है वेजेस की। ठीक है, उनको जितनी सैलरी या जितना पेमेंट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। और शहरों में जो लोग लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने चाहिए उन्होंने एक तरीके से आशा ही खो दी कि भाई नौकरी भी मिलेगी क्या। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के क्या शो कर रही है, लेबर मार्केट के अंडर स्ट्रेस है। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी बहुत हद तक रुका हुआ है। गवर्नमेंट के हिसाब से जो कुछ होना है वही हो रहा है, और गवर्नमेंट ने भी अब खर्चा करना थोड़ा कम कर दिया है। ये चीज़ रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स में रिलीज भी हुई है। देखो, प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट पिछले कई सालों से बहुत हद तक कम कर रखा है। उसके पीछे कारण एक तो था ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में क्या है, एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज की बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है कि उनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि बैंक जो है
उन्होंने बहुत सारा लोन दे दिया और वो लोन रिटर्न नहीं आ पा रहा है, तो वो बैड लोन में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रॉब्लम को बोला जाता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जो थी वो बोले अब के टाइम पे बहुत हद तक सॉर्टेड है। बैड लोन भी इतना ज़्यादा नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट भी बहुत हद तक इम्प्रूव्ड है, पर फिर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो रुका हुआ है। इसके पीछे का कारण ये दिया जाता है कि अभी इकोनॉमी में जो एक साइकिल होनी चाहिए, इकोनॉमी में जो डिमांड सप्लाई का, वो कहीं ना कहीं फुल फेस में नहीं आ रहा है। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है कि हाँ जी, इकोनॉमी थोड़ी अच्छी कंडीशन में आएगी तो ही हम इन्वेस्ट करेंगे। अब देखो, एक तो मुद्दा ये है कि आरबीआई के द्वारा लगातार मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना, और दूसरी तरफ हम देखें तो इकोनॉमी में अभी तक वो वाला टच नहीं आया जो प्री पैंडेमिक लेवल से पहले था। ठीक है, अब कुल मिला के बात ये आ रही है कि आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करता है तो लोगों के हाथ में पैसे की कमी आएगी, तो डिमांड नहीं बनेगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो मैटर को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो। अब यहाँ पर फिर रोल आ जाता है फिस्कल पॉलिसी का, गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। ठीक है, अब एक तरफ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम है तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन भी कम आएगा। रेवेन्यू कलेक्शन कम आ रहा है, पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कराना है, जनता पे प्रेशर ना बने उसके लिए सरकार को सब्सिडी भी देनी है। तो ये तो एक तरीके का मिसमैच हुआ कि नहीं, कि इनकम तो हो रही है, उसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है कितनी आएगी कितनी नहीं, और खर्चा आप लगातार करते चले जा रहे हो। तो एक तो बोले ये अनसस्टेनेबिलिटी का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि आप खर्चा कर रहे हो तो खर्चे के लिए उधार लेकर के आ रहे हो मार्केट से, तो उधार करके कोई इकोनॉमी ग्रो कर पाई है क्या आज तक? तो वो जो परिस्थितियां हैं वो फिस्कल पॉलिसी को भी कहीं ना कहीं हैंडीकैप बना देती हैं। तो ऐसे में हालत थोड़ी टाइट है, ये सिचुएशन यहाँ से निकल के आ रही है। फिर देखिए आगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वेंसडे को अपनी तरफ से क्या कहा कि भाई जो हम ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ की बात कर रहे थे 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में, वो लगभग 3.4% एक्सपेक्टेड थी, पर अब डब्ल्यूटीओ ने बोल दिया, बोला 1% से ही ग्रो करेगी, ज़्यादा नहीं ग्रो करने वाली है। अब ग्लोबल इकोनॉमी ही स्लो डाउन में जा रही है। हम बात करते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। अब एक्सपोर्ट करेंगे कब? जब ग्लोबल इकोनॉमी अगर डाउन जाएगी, डिमांड ही नहीं बनेगी, तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे? तो उसका असर फिर हमें भी हमारी इकोनॉमी पर भी देखने को पड़ेगा। कुल मिलाकर के पॉलिसी मेकर्स को सही से चलने की ज़रूरत है। परिस्थितियां बिल्कुल नाजुक हैं और इन परिस्थितियों से हमें हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर के जाना है, तो उसमें मॉनेटरी और फिस्कल दोनों पॉलिसीज़ को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है इकोनॉमी का फिलहाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पीपल इन पुअर प्लेसेस। आर्टिकल को लिखा है मनीष सब्बरवाल और मोहनदास पाई जी के द्वारा। इनका ये कहना है, देखो अभी चिली में एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, ठीक है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो उसमें ये प्रोविज़न थे कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी, गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी सीधी, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो मिलेंगे खुल के। ठीक है, डिजिटल कनेक्शन दे दिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेगी लोगों को। तो इस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो एक आइडियलिस्टिक या फिर कहते हैं ना आदर्शों से भरा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने रिलीज़ किया। पर जब वहाँ के लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को एनालाइज किया तो पता पड़ा कि गवर्नमेंट जो है वो कर्जे में दब जाएगी इस तरीके से अगर बिना सोचे समझे खर्चा करेगी। अल्टीमेटली लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को कर दिया रिजेक्ट। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं, बोले यही एक सिविक मैच्योरिटी का एक एग्जाम्पल है कि जब लोग समझना, क्राउड जो है वो समझनी शुरू कर देती है कि क्या चीज़ वायबल है क्या नहीं, और एक तरफ जो मॉब होती है, भीड़ तंत्र की बजाय एक वाकई में लोकतंत्र का जो आइडिया है वो देखने को मिला है यहाँ पे, कि लोगों ने सोचा कि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा खर्चे करेगी तो वो खर्चे का लोड किस पर आएगा? डेफिनेटली जनता पे आएगा, कर्जा उन्हीं को देना पड़ेगा। और दूसरा ये चीज़ हम भी जानते हैं कि कोई भी देश कर्जा लेकर के और फिर पैसे वाला बने या अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करे, ऐसा आज तक कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये परिस्थितियाँ क्या है, शो करती है कि भाई लोग है ना वो पता नहीं गरीब होते हैं कि नहीं, बाकी ये चीज़ क्लियर है कि किस जगह पे आप रहते हो वो जगह डिसाइड करती है कि आप गरीब हो या नहीं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि एक बंदा कानपुर में इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, ठीक है, वो बंदा अगर कानपुर से बेंगलुरु चला जाएगा तो उसकी इनकम 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी, और वही बंदा अगर बेंगलुरु से
स्विट्जरलैंड चला जाएगा तो 20 गुना के लगभग उसकी इनकम बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जगह का फर्क बन रहा है, काम वही कर रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि आपको स्किल अपग्रेड करनी पड़ेगी, तब जाके बेंगलुरु में और या स्विट्जरलैंड में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी। पर एक बंदे को अगर पेमेंट अच्छा मिलता हुआ दिखेगा तो क्या वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेगा? बोले ये सबसे बड़ी एक मुद्दा है जो हमें समझना होगा। यहाँ पर राइटर एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं निर्वाणा फैलेसी का। इस कॉन्सेप्ट में सीधा से ये बोल रहे हैं कि एक आइडियलिस्टिक पैटर्न की अगर बात करें, जैसे हमने चिली वाला जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, बोले इसमें आप देखो कि आइडियलिस्टिक या यूटोपियन जो आइडिया होता है, एक आदर्श सिचुएशन की हम बात करते हैं, वो अचीव करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो उसके लिए सेकंड बेस्ट सॉल्यूशन हमारे पास में होना चाहिए, कि आप देख सकते हो कि प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बात आती है बोरोइंग की, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब राइटर जो है वो सीधा ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में 5 ऐसे एरियाज हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए ना तो डेफिनेटली एक एरिया, एक प्लेस जो है वो ग्रो भी करेगी और उसका असर वहां पर रहने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। इसके लिए 5 जगह, 5 जो एरियाज हैं वो है स्टेट्स, सिटीज, सेक्टर्स, फर्म्स एंड स्किल्स। बोला इन 5 जगहों पर प्रॉपर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर वो रिफॉर्म्स अगर आ जाते हैं तो उसका रिजल्ट लोकल लेवल पर भी मिलेगा, नेशनल लेवल पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट पिक कर रहे हैं स्टेट्स। अब देखो इनका ये कहना है, एग्जाम्पल दिया है कर्नाटका का, कि आने वाले 1 दशक में कर्नाटका में जितने बच्चे पैदा होंगे ना, बोले उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर मरेंगे। इसका मतलब वहाँ की पॉपुलेशन क्या करने वाली है, श्रिंक करने वाली है और ओल्ड एज स्टेट हो जाएगा ये। तो ये जो पैटर्न है ये कर्नाटका तक ही कन्फाइंड नहीं है, ये आने वाले 20 साल में साउथ के 6 स्टेट्स में आप ये पैटर्न देख सकते हो, साउथ और वेस्ट इंडिया के। ओके, जो कि इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अच्छा करेंगे, जिनकी जीडीपी ग्रोथ जो है या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 35% रहेगा, बट पॉपुलेशन ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन केवल 5% रहने वाला है। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि इन स्टेट्स में इस तरीके की पॉलिसी लाई जाए जो कि पॉपुलेशन इनटेक के लिए रेडी रहे। पर सवाल यह है कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे हिंटरलैंड स्टेट्स, फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, या फिर आप कह सकते हो राजस्थान या मध्य प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स, या उड़ीसा और इनको और ले लो, यहाँ पर अगर स्किल अपग्रेडेशन कर दिया जाए और जहाँ पर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के काम होने वाले हैं और उनको अगर यहाँ से यहाँ ले जाने की बात पॉसिबल हो सके तो बोले ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो लंबी सोच के साथ हमें काम करना होगा, स्टेट्स को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना होगा। ठीक है, तो एक तो पैटर्न बोल रहे हैं स्टेट लेवल पे ये कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। फिर बात आती है सिटीज की। देखो उड़ीसा और जम्मू एंड कश्मीर की जीडीपी से ज़्यादा बड़ी जीडीपी है कहाँ की, हैदराबाद की। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ज़्यादा फोकस किया पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि आज के टाइम पर इतना फिट नहीं करते हैं, क्योंकि आप इन 3 पिलर्स पर रिलाई करोगे काम नहीं चलेगा। क्योंकि कारण ये है कि अनइलेक्टेड इंडिविजुअल जो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप अपॉइंट करते हो या उनकी एग्जाम लेकर के उनको अपॉइंट करते हो, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है, जिनके पास में एम्पावरमेंट नहीं होता कि जिससे कि वो फ्रीली अपने डिसीजन ले सकें। पॉलिटिकल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है अगर हम इन 3 पिलर्स की बात करें मेन। ठीक है, ज़रूरत क्या है कि जब एक सिटी में वेल पेड जॉब्स मिलेंगी तब जाकर के काम होगा और तब जाकर के वहाँ के लोग संतुष्ट होंगे, तब जाकर के लोग वो प्लेस जो है वो पुअर्टी के सेगमेंट से बाहर निकल पाएगी। और प्लेस अगर पुअर्टी के सेगमेंट से बाहर निकलेगी तो लोग ऑटोमेटिकली अपनी मेहनत से आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एक बैलेंस की ज़रूरत है। क्या बैलेंस की ज़रूरत है? देखो, एक तो होते हैं नॉमिनल वेजेस, एक होते हैं रियल वेजेस। नॉमिनल वेजेस तो वो होते हैं जो एम्प्लॉयर जो है वो चाहते हैं कि हाँ जी इतना होना चाहिए, ठीक है, और नॉमिनल का मतलब कि हाँ जी इतना तो हो ही जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हम दे सकते। रियल वेजेस जो एम्प्लॉय जिसके बारे में सोचता है कि एक्चुअल में हमें मिल कितना रहा है, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे में इनके बीच में एक बैलेंस आएगा। वो कब आएगा? जब पीएम सीएम डीएम इस कॉन्सेप्ट में आप रिफॉर्म्स लेकर के आओगे, और उसमें भी मेनली कौन? डीएम, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो वो जो बंदा है, वो जो पोस्ट है, उस पोस्ट पर ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने एरिया के हिसाब से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर सके।
तो सिटी लेवल पे ये काम हो, तब जाकर के हाई पेड जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर आ जाओ सेक्टर वाइज, हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर में ज़्यादा पेमेंट वाली जॉब्स मिलती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, मतलब ये कि टोटल जो लेबर फोर्स है उसका केवल 0.8% ही लेबर फोर्स है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करती है, पर जीडीपी में लगभग 8% तक का कंट्रीब्यूशन है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का। और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर लेबर फोर्स का 42% पार्टिसिपेशन है, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, ओनली 16%। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है, एग्रीकल्चर से निकाल करके नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हमें डालना होगा हमारी लेबर फोर्स को। ठीक है, अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो इंडिया की रैंक है 138। चाइना का भी हाल देखो, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे और चाइना ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लमसम एक जैसी थी, पर चाइना ने पिछले 40 सालों में, जब से चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट की थी, आज के आप मानो 1979 के बाद में, ठीक है, डेंग जियाओपिंग के टाइम पे, तो आप देखोगे कि लगभग 80 टाइम्स पर कैपिटा इनकम जो है चाइना ने राइज की है, और अपने देश के लगभग 70 करोड़ लोगों को बेरोजगारी, जो कहते हैं ना कि बेरोजगारी का जो माहौल है, या फिर कहो कि जो खेतों में काम करने वाले लोग थे उनको नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया, तब जाकर के हाई पेड जॉब वहाँ पर मिलने लगी, तब जाकर के चाइना जो है वो प्रोग्रेस कर पाया। फिर आती है नेक्स्ट स्टेक, दैट इज फर्म्स। देखो नॉर्मली हम देखें तो 1991 से पहले जब हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उससे पहले हम ये सोचते थे कि प्राइवेट कंपनीज में काम करना इतना ठीक नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा ठीक है। और वो टेंडेंसी आज भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर स्टेट्स में देखने को मिल जाएगी। ज़्यादातर तो क्या, मेनली हिंटरलैंड स्टेट्स में देखने को मिलेगी कि हाँ जी, हम हमारा खुद का काम या फिर कोई एमएनसी में ना काम करके कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ठीक रहेगा। पर सवाल ये है कि इसका नुकसान हमें ये देखने को मिलता है कि आज की परिस्थिति में हम हमारी इकोनॉमी को बोलते हैं मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन राइज हो, इसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो क्या है, जब 6.3 करोड़ एंटरप्राइजेस चल रहे हों, ठीक है, और उनमें से बड़ी कंपनी के तौर पे इमर्ज होके आते हैं केवल 23,500, मतलब शुरुआत हुई थी कितनी, 6.5 करोड़ इंस्टीट्यूशंस की, पर वो लार्ज इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट होने में सक्सेसफुल कितने हुए, केवल 23,500। और उन 23,500 कंपनियों में ही फिर आपको मिलती है अच्छी पेमेंट वाली जॉब्स। तो सवाल ये आता है कि ये जो कन्वर्जन रेट है ना, एक एंटरप्राइज का एक कंपनी में, एक बड़ी कंपनी में, वो कन्वर्जन रेट हमें राइज करना होगा, और उसके लिए स्टेट्स को एक इस तरीके की सिस्टम बनानी होगी जिसमें कम से कम रेगुलेटरी ग्लिचेस हो, या फिर कम से कम रेगुलेटरी पकड़ बनाई जाए और फ्रीडम ज़्यादा मिले, तब जाकर के कंपनियां बनेंगी। और प्राइवेट कंपनी जब बनेगी, या फिर जो फिर हमारे देश की कंपनियां एमएनसीज में कन्वर्ट होगी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में, मतलब वैसे तब जाकर के हमें कुछ हाई पेस मिल पाएंगे। फिर नेक्स्ट जो स्टेक है दैट इज आगे आपका स्किल्स। अब देखो हम देखते हैं कि कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है फेयर एंड अनफेयर के बीच में। कैसे, एक क्रिकेट प्लेयर है वो एक हॉकी प्लेयर के कंपैरिजन में 100 गुना ज़्यादा पैसा कमाता है, ये हमें पता है हमारे देश में। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर क्या आ रहा है कि एक इन्वेस्टर, एक प्रोग्रामर और एक सीईओ, इन तीनों के लेवल में अगर देखा जाए तो फर्क आता है किसका, माइंडसेट का, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। जैसे कि हम देखें तो एक मसल बेस्ड, दैट मीन्स मैनुअल लेबर करने वाला इंडिविजुअल और एक दिमाग से काम करने वाला इंडिविजुअल, दोनों की इनकम लेवल में रात दिन का फर्क हमें मिलेगा। तो ऐसे में हमारे जो स्टेट्स हैं उनको इस तरीके से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिससे कि आप हाई स्किल्ड इंडिविजुअल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको और उनको फिर बाद में पेमेंट भी अच्छी दो। कुल मिलाकर के वही फर्स्ट पॉइंट जो है उसी को हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्किल अपग्रेडेशन अगर होम स्टेट में कर दी जाए तो वो बंदा ऑटोमेटिकली कंपैटिबल हो जाएगा जॉब्स को गेन करने के लिए। और जहाँ पर फिर जैसे मान लो यूपी का एक बंदा है या बिहार का एक बंदा है, उसको अच्छे से ट्रेनिंग मिल गई, स्किल सेट उसका तैयार हो गया, तो वो फिर बाद में झिझकेगा नहीं कि हाँ जी मुझे बेंगलुरु जाके काम करना है या हैदराबाद जाके काम करना है। तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट हो गई और यहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, तो आराम से वो यूपी से जा करके और साउथ इंडियन स्टेट्स में जहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन करने के चांसेज अभी, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर पाएगा और एक बैलेंस भी बन पाएगा। तो ये बोले 5 पिलर्स हैं, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट लेवल पर काम होने की बात है मेन तो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करें। ओके, इसके अलावा
गवर्नमेंट जो है वो आप देख सकते हो स्कूल एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है उसको राइज करने पे काम करे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एजुकेशन जब आएगी तभी स्किल सेट डेवलप कर पाओगे आप, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, इनके रोल्स को आप डिवॉल्व करो। इसका मतलब हो गया कि पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए स्किल जब आप देने की बात करो। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आए तो वहां पर शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए। काम कौन करना चाहता है उस काम को उसी को हैंड ओवर करो और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात करो, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए राइटर टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, सप्लाई क्रिएट करो, ऑटोमेटिकली डिमांड बन जाएगी। कैसे? अगर आपके पास में स्किल्ड वर्कर्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर के और वहां पहुंच जाएंगे जहां पर स्किल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, वहां से अपनी प्रोग्रेस इंश्योर करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप देख सकते हो कि साउथ इंडिया में 1980s का जो टाइम था ना, उस टाइम पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस को डीरेगुलेट किया गया था, और आज देखो वर्ल्ड की टॉप जो कॉम्पिटिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें से साउथ इंडियन कॉलेजेस का नाम आता है। नाम आपने सुने होंगे, IISc बेंगलुरु की बात कर लो, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो मणिपाल की बात कर लो, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की लाने की ज़रूरत है, जहां पर प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन ये डीरेगुलेटेड हो, ठीक है, मार्केट फोर्सेस पे एप्लीकेबल हो। इसके अलावा पावर सप्लाई प्रॉपर हो, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो रोजगार मिलते हैं वो छोटे फॉर्म्स में मिलते हैं। तो पावर अगर लगातार, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगातार रहेगी तो उनको जनरेटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनरेटर जो है वो महंगा पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। इसके अलावा फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवा करके फॉर्मलाइजेशन में ले जाने की बात करे तो वहां पर स्टेट के द्वारा जो भी नॉर्म्स रिलीज किए हुए हैं कि फला फला कंप्लाइंसेस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, तो वो आप कम करो, जिससे कि फॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी ना फर्म्स, तो इसका बेनिफिट जो लेबर उसमें काम कर रही है उस फर्म में उनको मिलेगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज में जो ह्यूमन रिसोर्स का आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो वो आप रैशनल करो, दैट मीन्स वाजिब करो। कैसे? कि एक बैड परफॉर्मर को तो परफॉर्मेंस प्रमोशन मिल रही है और एक गुड परफॉर्मर है उसको आप साइडलाइन करते चले जा रहे हो, तो बोले ये नुकसान कर देता है इकोनॉमी को या एक सिस्टम को, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन होगा ना उतना ही बेनिफिट फिर बाद में एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, और हम चाहते भी क्या है, गरीबी से निकालना, ठीक है। इसके अलावा डिजिटाइजेशन पे हमें फोकस करना चाहिए। 12 महीने का एक टारगेट फिक्स कर लो कि भाई किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपरलेस और कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं। इससे क्या होगा, और ज़्यादा हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, तो इसमें भी एक जॉब क्रिएट करने का एक साइकिल है। तो कुल मिला के बात क्या आ रही है कि प्रॉब्लम जो है वो हमारे देश में बेरोजगारी की नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम है वेजेस की। जब एक इंडिविजुअल के पास में जितना स्किल सेट है, जितना वो वेजेस डिजर्व करता है, उससे कम उसको सैलरी मिलती है ना, तब प्रॉब्लम होती है हमारे देश में, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बजाय अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में हमें करना क्या है कि टारगेट करना है इन 5 पुअर प्लेसेस को जो हमने बात की, स्टेट, सिटीज, स्किल्स, सेक्टर्स, ठीक है। इन पे हमें ध्यान देना होगा। जब ये इंप्रूव होंगी तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेगा इसका, ठीक है। तो एक पॉलिसी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो गरीब लोग हैं उनको उनकी गरीबी से बाहर निकालने में उनके आसपास की जगह को हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, फिर देखो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएंगी। तो ये एस्पेक्ट्स थे हमें देखना था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्पिरिट ऑफ टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब होता है शराब को हाथ ना लगाने की एक कोशिश करना, आदत डालना, ठीक है, कि अल्कोहल हमें छोड़ना है। तो मई M मेहता जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इसमें पहला तो पॉइंट ये बोल रहे हैं कि टेम्परेंस मूवमेंट जो है, एंटी अल्कोहल मूवमेंट जो है, वो 1880s के टाइम से स्टार्ट हो गया था, जब लोअर कास्ट एंड ट्राइब्स के जो लोग थे इंडिया में, उन्होंने लगातार कोशिश की थी कि भाई कैसे भी करके इस मेनेस को ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है शराब पीने वाले लोग जो हैं वो पुअर्टी के चंगुल में भी चले जाते, धीरे धीरे शराब, सब कुछ बर्बाद हो जाए पर शराब पीना नहीं छोड़े तो फिर ख़त्म हो जाता है। अनटचेबिलिटी का मुद्दा हो, डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा हो, इलिटरेसी, इन सब में एक रूट कॉज निकल के आ रहा है अल्कोहलिज्म, और ये चीज़ 1880s के टाइम पे भी ऑब्जर्व कर ली गई थी, इसीलिए टेम्परेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। पर
ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि अल्कोहल बेच करके ही तो उनको ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन मिल रहा था, और यही चीज़ आज की सरकारें भी कर रही हैं। आप देखो कोविड-19 के बाद में जैसे लॉकडाउन हटे तो सबसे पहले क्या खुला था? जहाँ पर ये बोला जा रहा था कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सबसे पहले खोलना था, स्कूल्स को सबसे पहले खोलना था, जो कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में हुआ था, पर हमारे यहाँ पर सबसे पहले शराब की दुकानें खुली थी। क्यों? गवर्नमेंट के पास में प्रॉब्लम आ रही थी रेवेन्यू शॉर्टेज की, तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार जितनी जल्दी शराब की दुकानें खुलेंगी उतना ज़्यादा हम रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को सीधा एड्रेस करने की बात कर रहे हैं राइटर, कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी रेवेन्यू के लिए सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। जबकि आप खुद देखो, मैं मेरे सिटी की खुद की बात करता हूँ, पहले जहाँ एक वाइन की शॉप हुआ करती थी उसी में आज लगभग 5-5, 10-10 दुकानें छोड़ छोड़ करके मतलब अल्कोहल की वाइन शॉप्स खुली हुई हैं इस टाइम पे। इवन गांधी जी ने भी इस चीज़ को बिल्कुल हाईलाइटेड मैनर में कहा था कि भाई शराबबंदी होनी चाहिए। पर सच बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न तो लिख दिए, पर इम्प्लीमेंटेशन में वो चीज़ें हैं नहीं। हमें पता है कि अल्कोहल पीने के बाद में एक इंडिविजुअल अपने होश खो देता है, घर आएगा, अपने बीवी बच्चों के साथ में मार काट करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगी। इसके अलावा स्ट्रीट पे भी वुमेन और बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है उनके लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं अल्कोहल में उसकी रूट्स हैं। इसके अलावा देखा जाए लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो रही है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अल्कोहल है वो कंज्यूम तो करता ही है। इवन WHO ने भी अपनी तरफ से ये अपनी तरफ से बात बोल दी, और साइंटिफिक कंसेंसस भी निकल के आ रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग जो है वो तो चल जाए, कि हाँ आप ड्रिंक कर रहे हो अगर आपकी कंट्रोल्ड मैनर में है। आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो, रोड चलने वाले इंसानों को उड़ा रहे हो, तो वो भी फिर बाद में प्रॉब्लम कर देती है। लैंसेट के रिसर्चर्स के द्वारा एक बात कही गई कि 40 से कम उम्र के जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा इस चीज़ के लिए वल्नरेबल हैं कि वो अल्कोहल कंजम्पशन स्टार्ट कर दें। एक दूसरी स्टडी है साइंस डायरेक्ट में, इसमें क्या बोला कि हमारे देश में एनुअली तो क्या मतलब 2011 से लेकर के 2050 के बीच में लगभग अल्कोहल पीने की वजह से 25.8 करोड़ लाइफ ईयर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अल्कोहल की वजह से। मतलब इतने लोगों की डेथ हो जाएगी, जो कि जितने लोगों की भी डेथ हुई है ना, उनकी उम्र अगर ऐड करें तो वो जितनी उम्र पा सकते थे कुल मिलाकर के, उसमें इतनी कम उम्र पा करके वो रवाना हो जाएंगे इस दुनिया से, क्योंकि वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, चाहे वो वजह कुछ भी हो फिर उसके बाद में अल्कोहल कंजम्पशन के बाद में। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा नुकसान है कि इतने साल 25.8 करोड़ साल का नुकसान होने वाला है अगर अल्कोहल को हम कंट्रोल नहीं करते हैं हमारे देश में। और जीडीपी का नुकसान लगभग 1.45% है, जबकि सच बात तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ पे कितना खर्च कर रही है, जीडीपी का केवल 1.1%। आप खुद देख लो कि अल्कोहल कंजम्पशन और जीडीपी का हेल्थ पे जो खर्चा है उसमें डिफरेंस। ठीक है, और इंडिया में जो है 15 से 30 साल के बच्चे या जो यंग हैं वो ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं अल्कोहल के, और उसमें भी वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आजकल कंज्यूम करने लग गई हैं। फिर इसके अलावा आजकल जो मोबाइल मिडिल क्लास है, इसका मतलब जो अपवर्ड मोबाइल, इसका मतलब जो गरीब लोग अब धीरे धीरे अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं, उन्होंने तो एक स्टेटस ही बना लिया कि अल्कोहल तो कंज्यूम होना ही चाहिए, उसके अलावा फिर ज़िंदगी ही क्या है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी एक्साइज टैक्स लगा करके पैसा कमाती है, ये बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। इसके अलावा करप्शन हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उसके चलते प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। जैसे हम जो सुनते रहते हैं ना कि इलिसिट लिकर कंजम्पशन करने की वजह से, जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की डेथ हो गई, तो वो पॉइजनस इफेक्ट है वो भी देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के हर तरफ मुश्किलें हैं। और बिहार में तो जब इलेक्शंस होते हैं तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जब पिछली बार के टेन्योर के बाद में इलेक्शंस में खड़े हो रहे थे, तो गाँव की औरतों ने साफ साफ कहा कि भाई अल्कोहल बंद करो, अल्कोहल बैन करो, हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी सोसाइटी में भी ये आवाज़ें उठ रही हैं, तो अब आंखें मूंद करके बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इसके अलावा एक स्टडी कंडक्ट हुई यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। ठीक है, कि इसमें ज़्यादातर ये है कि टेम्परेंस जितना जल्दी आप लेकर के आ जाओगे उसका उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। टेम्परेंस का मतलब आप समझ के, अल्कोहल से परहेज।
ठीक है, और ये फिर बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है। जैसे हम हमारी फैमिलीज़ की बात करें, अगर आपकी फैमिली में एक अल्कोहल को डिस्करेज किया हुआ है, तो आपके घर का बच्चा अगर बाहर जाकर के अल्कोहल कंज्यूम भी करेगा तो एक दिन वो ऑटोमेटिकली छोड़ देगा कि यार मेरे फैमिली वैल्यू सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है, मैं नहीं पीऊँगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत है। बस मेन चीज़ें थी वो हमने देख ली है। तो कुल मिलाकर के टेम्परेंस का जो मोमेंट है वो कंटिन्यू रहना चाहिए और अल्कोहल की प्रॉब्लम वो ख़त्म होनी चाहिए। डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू।